हम लोगों को यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए हम लोगों की सीएम ममता बनर्जी जी के ऊपर और हम लोगों के नेता फिरहाद हकीम साहब के ऊपर में। ये आखिरी चंद साल बचे हैं बीजेपी के लिए। अगर होता है तो सबसे पहले दीदी सामने खड़ी रहेंगी, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे, फिर आवाम आएगी। सरकार मुसलमानों का कितना फायदा चाहती है ये हम सभी जानते हैं। धारा 370 हटाया, हम लोगों ने सब्र किया। 3 तलाक का कानून लाया, हम लोगों ने उस पर सब्र किया। बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाया गया, हमने सब्र किया। ज्ञानवापी मस्जिद में आए दिन अक्सर जांच किया जाता है, वजू खाने में शिवलिंग निकलता है, हम सब्र करते हैं। पुरानी हेरिटेज जगह है, उसमें कई दरगाह आ रहे हैं, मस्जिदें आ रही हैं, कब्रस्तान आ रही हैं, उनको अगर आप उजाड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि देश में एक अपना कम्युनल झगड़ा शुरू होगा। इस तरह से तो देश अपना खुद का देश ही सिविल वॉर की तरफ बढ़ जाएगा। इस बार बीजेपी का आने वाले इलेक्शन में और भी बुरा हाल होगा। देश भर में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खासकर अगर हम बंगाल की बात करें तो हालत यहाँ कुछ ज्यादा ही खराब है और सभी तरफ हिंसा को देखने को मिल रही है। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की हैं, वहां से भी फैसला सुनाया जा रहा है, जिसके बाद अब जो मुसलमान कम्युनिटी है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट कर रही है। उनका कहना है कि अब जाकर के उन्हें फिलहाल थोड़ी शांति मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातचीत हो रही है, जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं उसके बाद। और इसी के तहत आज हम आए हैं टीएमसी के एक जाने पहचाने नेता बॉबी शहजादा जी से मिलने के लिए और इनसे हम बंगाल की हालत के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिए, बंगाल में अभी जो माहौल है ये एक्शन का एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है कुछ जगह पर, लेकिन इसको जिस तरह से गोदी मीडिया के जरिए पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जा रहा है कि बंगाल का बहुत ही परिस्थिति, बहुत हालात बहुत ख़राब है, ऐसा ज़मीनी तौर पर कुछ भी नहीं है। हम लोगों की सीएम ममता बनर्जी जी हम लोगों के साथ खड़ी है, पूरे बंगाल के साथ खड़ी है और उन्होंने कहीं पे भी किसी एक ख़ास तबके का, एक ख़ास कम्युनिटी का कोई सपोर्ट नहीं किया है। उन्होंने, जैसा कि आपने देखा होगा, कल ही नेताजी इंडोर स्टेडियम में उन्होंने कहा है कि एहतजाज आप करने का राइट है, आप कीजिए, लेकिन अगर कोई भी माहौल ख़राब करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। तो हम लोगों को पूरा भरोसा है अपनी सीएम के ऊपर, ममता बनर्जी जी के ऊपर, और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ये बंगाल में कम से कम कामयाब नहीं होगा और माहौल बहुत जल्द ही नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। टीएमसी का ये भी कहना है कि इतनी हिंसा हो नहीं रही है जितना बीजेपी दिखा रही है, फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस पे आपका क्या कहना है? एक्चुअली ये हकीकत है। जब जहाँ पर कोई इलेक्शन आता है, जैसा कि पता होगा आपको कि इसी साल में बिहार में इलेक्शन है और फिर अगले साल बंगाल में इलेक्शन है, तो पिछली बार बीजेपी ने नारा लगाया था अब की बार 200 पार, लेकिन 70 के आसपास ही आकर सिमट गई थी। तो ये एक अब नया तरीका है। अब कुछ लोग जो अब हर एक जगह कुछ एक होता है ना कि कहीं पर एक ऑफिस में ही देख लीजिएगा, किसी ऑफिस में देख लीजिएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिएगा, किसी पार्टी में देख लीजिएगा कि एक आध मीर जाफर निकल ही जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के पार्टी में भी निकल गए। उनको लेकर बीजेपी अपना धर्म की राजनीति कर रही है, लोगों को लड़ाने की राजनीति कर रही है। बंगाल में क्योंकि ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा गया है, तो कुछ ऐसे पार्टी के ही सो कॉल्ड बंगाली नेताओं को लेकर और उनसे बंगाल के जनता को बहकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बंगाल के सरजमीन है और यहाँ के लोग, जैसा कि मैंने पहले कई बार कहा है कि यहाँ हम तमाम लोग पहले बंगाली हैं। हम ना मुसलमान हैं, ना हिंदू हैं, ना सिख है, ईसाई, हम सबसे पहले बंगाली हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। तो हमें अगर कोई बहकाएगा तो कम से कम बंगाल की जनता, बंगाल की आवाम इतनी मैच्योर है कि किसी के बहकावे में नहीं आएगी और इस बार बीजेपी का आने वाले इलेक्शन में और भी बुरा हाल होगा। ममता बनर्जी का ये कहना है कि वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी, लागू नहीं होने देंगी। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा क्या, हम सबों का एक ही कहना होना चाहिए कि हमको दीदी के ऊपर भरोसा है। आपने देखा होगा ये कुछ सिर्फ ज़बानी बोल नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कहा है कि मुसलमानों को खुश करना है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल पहले जब एनआरसी और सीए किया गया था, तो दीदी ने खुलकर कहा था कि मैं बंगाल में सीए और एनआरसी नहीं होने दूंगी, और किसी भी हालत में इस चीज़ को दीदी ने बंगाल में होने नहीं दिया। और आप देखिए कहीं ना कहीं सीए और एनआरसी एक हवा, एक धुएं की तरह
उठा और वो ख़त्म हो गया। और ये सिर्फ और सिर्फ दीदी के अपनी तरफ से जो उनका जो एफर्ट था और जिस तरह से उन्होंने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया था, आवाम को कॉन्फिडेंस में लिया था, तो उसको ख़त्म किया गया। तो हम लोगों को यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए हम लोगों की सीएम ममता बनर्जी जी के ऊपर और हम लोगों के नेता फिरहाद हकीम साहब के ऊपर में, और कि हम लोग जो है, जब बोला गया है कि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, और अगर होता है तो सबसे पहले दीदी सामने खड़ी रहेंगी, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे, फिर आवाम आएगी। तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि जिस तरह से दीदी ने इस बात को कहा, ये चीज़ को कामयाबी के साथ रोकेंगे। जिस तरीके से आपने फरहाद हकीम का जिक्र किया, अभी फरहाद हकीम का कहना है कि आप लोग कोलकाता में प्रोटेस्ट ना करें, दिल्ली में जाकर के प्रोटेस्ट करें, फिर भी लोग लगातार कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, प्रोटेस्ट करने का राइट तो हम सबों को है और मिला है, और सरकार की तरफ से भी है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पिछली ही जुमा के दिन देखा हो कि जहाँ जहाँ पर हम लोग रहते हैं हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और पर कहने का मतलब ये है कि प्रोटेस्ट कीजिए, और कोई भी इंसान होगा, जो भी सुलझा हुआ इंसान होगा, ये कहा कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी किस्म का हिंसा नहीं होना चाहिए जिससे अपनी कौम की बदनामी हो। अपने जिस चीज़ को लेकर हम जा रहे हैं, ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये एक ख़ास तबका है, एक ख़ास कम्युनिटी है जो दंगा करते हैं, जो लड़ाई फैलाते हैं। तो बॉबी दा जो कहा है, उनको भी अपने ये जो एक्यूज़ किया जाता है उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अंदर में एक वो रहता है कि यार, तो वो एक कहीं ना कहीं एक इजहार किया कि आप ये मत कीजिए। दीदी ने कहा है कल कि आप कीजिए, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और दिल्ली भी जाइए। अब दिल्ली जाने की बात है तो दीदी ने तो ये भी कहा है कि दिल्ली जाइए, वहाँ पर हमारे एमपी एमएलए सब साथ में रहेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने एनआरसी और सीएए का, मैं खुद गया था दिल्ली के जंतर मंतर में गया था, वहाँ पर हमारे तमाम टीएमसी के तमाम नेता वहाँ पर थे। तो दीदी ने कहा है, और बॉबी दा का भी कहने का यही मतलब है कि हम जब दिल्ली में भी जाएंगे, यहाँ पर बंगाल में तो हम महफूज ही हैं, लेकिन दिल्ली में भी जाएंगे तो हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, हमारी लीडरशिप साथ में रहेगी, वहाँ पर जाके एहतजाज करेंगे तो इसका असर और भी ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। कांग्रेस से शुभंकर सरकार का ये कहना है कि दीदी ने मुर्शिदाबाद में जो पिता और पुत्र की मौत हुई उसको लेकर के जरा सा भी दुख नहीं जताया है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अपोजिशन का काम है कि तहमत लगाना। हालांकि अभी कांग्रेस को अपोजिशन नहीं मान सकते हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन में टीएमसी और कांग्रेस एक साथ ही है, लेकिन कुछ ज़मीनी नेता होते हैं जो अपने ज़ाती मुफाद को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये इल्ज़ाम और लगाने का और इसको सफाई देने का काम चलता रहेगा। और जहाँ तक है कि दीदी ने कुछ हमदर्दी वाली वर्ड नहीं कही, तो आपने देखा होगा कि कल जब अभी तो वाक़या हुआ 3-4 दिन पहले, दीदी ने कल अनाउंसमेंट भी किया है कि जिस घर के पिता और उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है इस हिंसा में, उसमें दीदी साथ खड़ी हैं और उनको जो भी मुआवजा के तौर पर, हालांकि कोई मुआवजा किसी एक इंसान के जान का बदला नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट अपने तरफ से, एक हमदर्दी जो दिखाया जाता है, जो किया जाता है, वो दीदी ने बिल्कुल किया है। और उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है कि उनके घर वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वो बात अलग है कि इसको भी लेकर अगर लोग पॉलिटिक्स करते हैं तो आज का दौर ही ऐसा हो गया कि कुछ लोग जान और माल के लेकर गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हम लोग गंदे पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनते हैं। हम लोग टीएमसी करते हैं और हम लोग सच्चे दिल से सब कौम के साथ, सब मजहब के साथ एक साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार का ऐसा कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है ये मुसलमानों के लिए है, उनके फायदे के लिए है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, केंद्र सरकार मुसलमानों का कितना फ़ायदा चाहती है ये हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। और हम बस मुसलमानों से ही कहेंगे कि सब्र कीजिए। हम लोगों ने इतना दिन सब्र किया, थोड़ा दिन और सब्र करना होगा। हम लोगों के ऊपर बहुत तरह का, जैसे लगता है कि जो भी कानून बनता है मुसलमानों के ये भलाई के लिए दिखाते हैं। अब हम लोगों ने धारा 370 हटाया, हम लोगों ने सब्र किया। 3 तलाक का कानून लाया, हम लोगों ने उस पर सब्र किया। बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाएगी, हमने सब्र किया। ज्ञानवापी मस्जिद में आए दिन अक्सर जांच किया जाता है, वजू खाने में शिवलिंग निकलता है, हम सब्र करते हैं। तो हमें अपने सब्र को खोना नहीं है। ये आखिरी चंद साल बचे हैं बीजेपी के लिए, इसमें भी हमें सब्र करना है और सब्र करके अपने सब्र का मुजाहरा करना है, दिखाना है कि हम सब्र करने वाले हैं। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ रहते हैं। हम सब्र करेंगे। जैसे आपने कहा कि बीजेपी ज्यादा दिन अब सत्ता में रहने वाली नहीं है, ममता बनर्जी ने भी कुछ दिन पहले ऐसा ही कहा था, जिसपे अमित शाह का कहना है कि अभी 10-15 साल तक हम कहीं नहीं जा रहे। इस पे आपका क्या कहना है? बोलने को तो आदमी कुछ भी बोल सकता है, यही सब बात बोल के तो लोगों का जहन को भटकाया जा रहा है। आज आप देखिए शेयर मार्केट तेजी से
नीचे की तरफ जा रहा है। आज बेरोजगारी का दर जो है परसेंटेज बढ़ते चला जा रहा है। आज जिस तरह से महंगाई, पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों से जहन को हटाने के लिए वक्फ बोर्ड के वक्फ अमेंडमेंट बिल को ले आए गए। वो उससे जहन हटता है तो किसी मस्जिद, किसी दरगाह, किसी चीज़ का ये लाकर इन सब चीज़ों के इंसान का जो बेसिक ज़रूरत है, जिस तरह से देश का जो जीडीपी ग्रोथ गिर रहा है, उस पर से जहन को हटाने की कोशिश की जा रही है। तो अमित शाह जी जानते हैं कि वो ये सब खेल के माहिर हैं और यही सब खेल खेल के वो आगे चलते चले जा रहे हैं। तो इसी कॉन्फिडेंस वो कह रहे हैं कि जो खेल खेल रहे हैं उसको और वो तेज़ी से बढ़ाएंगे और ये भी और रहेंगे। लेकिन वक्त का जो लाठी चलता है ना, वो पता नहीं चलता। तो अब आवाम भी सब कुछ समझ रहा है और हम लोगों को भी समझाने की ज़रूरत है, ना कि हिंदू मुसलमान करें, बल्कि सब एक साथ होकर खड़े हों और इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। और अमित शाह और मोदी जी जिस तरह से गंदी राजनीति करके अपने सिर्फ अपने कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द यहाँ से हिंदुस्तान के हुकूमत से हटाने की कोशिश करें। शुभेंदु अधिकारी ने ये बयान दिया कि ममता बनर्जी से अब बंगाल संभलता नहीं है, उन्हें बंगाल के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी जो थे वो पहले तो टीएमसी में ही थे। पहले तो हमें ये सोचना कि उन्होंने टीएमसी क्यों छोड़ा। उनको अपना जाती मुफाद था जो टीएमसी में पूरा नहीं हो रहा था, तो वो बीजेपी का हाथ थाम लिए। कल तक वही ममता बनर्जी उनके लिए सबसे ज़्यादा कैपेबल लीडर थी, उन्हीं को अपना नेत्री मानते थे। और आज जब उनका अपना ज़ाती मुफाद पूरा नहीं हुआ तो आज दीदी के खिलाफ हो गए हैं। तो मैंने पहले भी आपको सबसे पहले कहा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा, हर एक किसी सोसाइटी में जाइएगा, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में जाइएगा तो एक आध मीर जाफ़र मिल जाते हैं। तो उसी तरह से बीजेपी ने एक दो मीर जाफ़र को ढूंढ कर निकाल लिया, वो अपना काम कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई सल्तनत चला है, जब जब कोई हुकूमत चला है, तो उसी को कहते हैं ना कि घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। तो बस वही है कि उसी में से कोई निकल कर मीर जाफ़र बन जाता है, कोई गद्दार बन जाता है। कल तक ये टीएमसी पार्टी उनके लिए बहुत अच्छा था, जब उनको 30-30, 35-35 पोस्ट मिला हुआ था, यही शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का गुण गाते नहीं रुकते थे, यही शुभेंदु अधिकारी दीदी ममता बनर्जी का नाम लेते नहीं रुकते थे। आज उनका अपना मुफाद पूरा नहीं हो रहा है तो आज वो दीदी को कह रहे हैं कि उनके अंदर सलाहियत नहीं है। तो बस वो अपोजिशन में उनका ये काम है। लेकिन ये सोच के रखिए कि वो जो ख्वाब देख रहे हैं कि वो आ जाएंगे, बंगाल के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, तो ये ऐसा होने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 100 से भी ज़्यादा याचिका दायर की गई। कल और आज दोनों दिन सुनवाई हुई है और मुसलमानों के हक में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दावा किया है, केंद्र से जवाब मांगे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनको बधाई देना चाहूँगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से दोनों पक्ष को सुना गया। और सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ सवालात किए हैं सरकार से, जैसे कि वक्फ बिल में जो अभी नया बिल आया जिसमें 2 नॉन मुस्लिम को रखने के बारे में कहा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया है कि जिस तरह से आप वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम्स को लाना चाह रहे हैं, आप क्या किसी मंदिर के ट्रस्ट में भी किसी मुस्लिम को रखेंगे या दूसरे कम्युनिटी वाले को रखेंगे? इसके अलावा चंद कुछ और सवालात किए गए हैं कि जो जब 14, 15 या 16वीं सदी में जो मस्जिदें बनी थी वो तो हेरिटेज में आ गया, उनका पेपर्स अभी मिलना भी मुश्किल होगा। तो जिनका पेपर्स अभी नहीं मिलेगा तो उनके साथ आप क्या कीजिएगा, इसको आप क्लियर कीजिए। तो मान लीजिए कि अगर सरकार ऐसा कुछ एक्शन लेने जाएगी कि जो पुरानी हेरिटेज जगह है उसमें कई दरगाह आ रहे हैं, मस्जिदें आ रही हैं, कब्रस्तान आ रही हैं, उनको अगर आप उजाड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि देश में एक अपना कम्युनल झगड़ा शुरू होगा, जो और फिर वो इस लेवल में होगा कि किसी को रोकने में उसमें कामयाबी होगी ये ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से तो देश अपना खुद का देश ही सिविल वॉर की तरफ बढ़ जाएगा। अंदरूनी लड़ाई अगर हम खुद लड़ेंगे तो किसी देश को ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि भारत को नुकसान पहुंचाए।